फ्रेंड्स, ट्यूब सेटलर टैंक क्या है? ट्यूब सेटलर टैंक कैसे काम करता है? ट्यूब सेटलर में स्लज ऊपर क्यों तैरती है? इस स्लज को कैसे दूर कर सकते हैं? एमबीबीआर में एमएलएसएस क्या होती है? एमबीबीआर में एमएलएसएस अगर कम है तो ज़्यादा कैसे करें, अगर ज़्यादा है तो कम कैसे करें? इन सभी सवालों के जवाब लेकर के आज मैं आया हूँ आपके पास। मैं हरीश शर्मा, बिल्डिंग संचालन चैनल से एक बार फिर आपके साथ। आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, देखिए मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है। फ्रेंड्स, मैं इसका प्रैक्टिकल वीडियो भी लेकर के आऊँगा। अभी मैं इसको डायग्राम की सहायता से समझा देता हूँ, क्योंकि अगर मैं डायग्राम से समझा दूंगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो समझ में इजीली आ जाएगी। देखिए यह है ट्यूब सेटलर टैंक। फ्रेंड, तो ये मैंने क्या बनाया हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं ये फ्रेंड एमबीबीआर है। क्या है? एमबीबीआर, यानी मूविंग बैग बायोरिएक्टर। तो इसमें एमबीबीआर भी हो सकता है, एफबीआर भी हो सकता है, सेफ भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। मींस ये है रिएक्टर। क्या है फ्रेंड? रिएक्टर, एसटीपी का। इससे पहले कलेक्शन टैंक। तो ये मैंने रिएक्टर बनाया हुआ है और ये ट्यूब सेटलर बनाया हुआ है। अब देखिए फ्रेंड, इसको थोड़ा सा समझने के लिए आपको पहले समझना होगा कि एमबीबीआर का क्या फंक्शन है और सेटलर का क्या फंक्शन है, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। फ्रेंड, हमेशा क्या होता है कि एमबीबीआर में कलेक्शन टैंक से यहां पंप लगे रहते हैं, ठीक है, और इससे कलेक्शन टैंक से जो है इसमें सीवर आता है और इनमें इसी से जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, कलेक्शन टैंक से एमबीबीआर में डालते हैं और एमबीबीआर से पानी जाता है फर्दर, ट्रीट होकर फिर जाता है ट्यूब सेटलर में। ठीक है, ये क्या है फ्रेंड? ये है ट्यूब सेटलर टैंक। तो अब आप ये चीज नहीं समझनी, हमें आज ट्यूब सेटलर के बारे में समझना है। तो देखिए ये जो एमबीबीआर है, इसमें क्या है, हमेशा एमबीबीआर या कोई भी रिएक्टर पार्ट बाई पार्ट बना होता है, यानी ये इतना 4 खाने में बना हुआ है। तो इसमें होता क्या है फ्रेंड, पहले जो पानी जाएगा वो केवल इन 2 टैंक में जाएगा और इस टैंक में रिएक्ट होने के बाद, यानी मीडिया रहता है, वो मीडिया जो लाइव मीडिया है वो इसको खा लेता है और खा करके फिर इसमें आएगा, फिर जो बचेगा उसको खाएगा और उसके बाद ट्रीट होने के बाद ये पानी यहां से ट्यूब सेटलर में जाता है। ठीक है, तो ये चारों जो हैं, पहले पानी इसमें आएगा, इससे पानी इसमें जाएगा। ठीक है, किससे? एमबीबीआर से ही इसमें जाता है, पहले यहां पहले। तो चारों में मीडिया रहता है फ्रेंड्स। ये मीडिया है जो इसमें पड़ा रहता है, जिस पर हमारा बैक्टीरिया जो भी है, बायो बैक्टीरिया है, वो इस पर रेस्ट करता है और वो हमारा जो है, जो सीवर हम बेचते हैं, सीवरेज देते हैं, उसको खा करके खाद में परिवर्तित करता है। ठीक है, डिस्पोज ऑफ करता है। तो फ्रेंड, ये तो एमबीबीआर का फंक्शन है। अब होता क्या है, एमबीबीआर से ट्रीट होने के बाद में पानी आता है ट्यूब सेटलर में। तो ट्यूब सेटलर की जो संरचना होती है फ्रेंड, लगभग जितने बड़ा एमबीबीआर होगा उससे थोड़ी छोटी होगी, लगभग बराबर सी ही होती है। तो फ्रेंड ये देखिए ट्यूब सेटलर है। अब इसमें ये 2 पार्ट में बटा हुआ होता है। ठीक है, कैसे? ये और ये। तो इसमें क्या है फ्रेंड, यहां से जो पानी आता है वो सिर्फ इस वाले हिस्से में आता है। ये वाला हिस्सा कौन सा है जो पानी आता है? ये जो पानी आ रहा है वो फ्रेंड मैंने दूसरा चित्र बनाया हुआ, यहां से आ रहा है। तो यहां से पानी आके बिल्कुल नीचे आता है। ये भी आरसीसी की वाल है, ये भी आरसीसी की वाल है, मतलब जो अगर आरसीसी टैंक है तो आरसीसी की ही रहेगी। तो फ्रेंड पानी सारा यहां से नीचे आता है, यहां से, और यहां से फिर ऊपर जाता है। समझ गए मेरी बात? यहां से आता है। तो ये क्या है? ये वाला है। ठीक है, अब उसके बाद ये टैंक है। तो इस टैंक में मैंने नीचे का बॉटम आपको दिखाया हुआ है। बॉटम में क्या रहता है फ्रेंड? ये स्लोप रहता है ऐसे, मतलब अगर पानी कहीं भी आएगा तो सबसे नीचा पार्ट ये है, सबसे डाउन जो है ये है। ये और ये सिरा, इसका कम से कम 1 फीट डाउन रहता है, यानी ये 1 फीट ऊंचा है और ये 1 फीट डाउन है, यानी ये स्लोप है। ये जो मैंने ऐसे दिखाया है ना इधर को, तो ये फ्रेंड चारों तरफ से ऐसे इसमें स्लोप है। क्या है? स्लोप है। और सबसे नीचा पार्ट ये छोटा सा होता है, 2 बाई 2 फीट का होता है, बस। कितना? 2 फीट बाई 2 फीट का। और इसमें लगा रहता है एक पाइप, और पाइप से बाहर होता है इस तरीके से बाहर निकाल के टैंक के बाहर लगे होते हैं पंप, जिनको हम बोलते हैं स्लज ट्रांसफर पंप। ठीक है, ये क्या करते हैं, जितनी भी स्लज इसमें इकट्ठी होती है उसको यहां से हम सक कर लेते हैं और सक करके स्लज ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे तो एमबीबीआर में करें और चाहे हम स्लज टैंक में करें। ठीक है, क्योंकि ये समय समय पर क्लियर करना होता है। अब आगे समझिए इसकी संरचना कैसी है, फिर मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। ठीक है, ये तो है नीचे का पार्ट। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड, लगभग जैसे अब आप यहां आ जाइए, ये टैंक नीचे से, ये जो मैंने दिखाया है स्लोप, ये ऐसे होता है। ठीक है, ये स्लोप है और नीचे 2 बाई 2 का पोर्शन ये है।
ठीक है, ये जो पोर्शन है ये मैंने चौकोर वाला दिखाया, ये वाला पोर्शन है ऐसे, और यहां से पाइप लगा हुआ बाहर है जो पंप को आया हुआ है, ये जो पाइप आया हुआ है यहां से बाहर आया हुआ है। ठीक है, अगर ऊपर से देखते हैं तो ऐसा दिखेगा और नीचे से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। फिर ठीक है, फिर फ्रेंड क्या होता है कि इस टैंक में जहां ये स्लोप है इससे करीब करीब मान के चले कि 3 या 4 फीट ऊपर, 3 फीट या 4 फीट ऊपर क्या लगा हुआ होता है, जाली लगी होती है। कहां, ये जाली कैसे दिखेगी, जब ऊपर से दिखोगे तो ऐसे इसमें जाली दिखेगी आपको फ्रेंड। ठीक है, ऊपर सारे में ये आपको जाली दिखेगी, जाली, और ये जो है लोहे के बड़े बड़े बीम बना करके उस पर जाली रेस्ट कर दी जाती है, जिसपे जो ट्यूब डेक मीडिया है वो लगाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहां जाली दिखेगी इसके ऊपर ऐसे, अगर आप झांक के देखोगे तो ऐसे दिखेगा उसमें, जब ट्यूब डेक मीडिया निकाल करके देखोगे तो खाली आपको ऐसा दिखेगा। क्लियर। अब आप यहां आ जाइए फ्रेंड, इसमें क्या होता है, ये जाली है, क्या है ये जाली, जहां पर हमें ट्यूब डेक मीडिया रखना है। तो ये ट्यूब डेक मीडिया जो होता है ये करीब करीब इसका साइज जो अलग अलग भी होता है, लेकिन ये 120 बाई 750 है। ठीक है, ये मान के चलिए, मींस ये इस तरीके का होता है लगभग चौड़ा, और इसमें यहां पे चोंच लगी ही रहती है और यहां पे थोड़ा सा ऐसे कट बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये क्या है, 120 ये है नीचे ये चौड़ाई, और 750 ये है, ऐसा होता है। इसमें ये साइड में ग्रुप बने रहते हैं, तो जिसमें ये एक दूसरे में फंस के लगाया जाता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। फ्रेंड अब क्या होता है, ये जो ट्यूब डेक मीडिया है ये इस जाली पे 60 डिग्री के एंगल में लगा हुआ होता है। कितने में, 60 डिग्री। अब सबसे चैलेंजिंग काम ये होता है कि ये 60 डिग्री के एंगल में कैसे लगेगा। ठीक है, अब भाई वहां तो बहुत बड़ी चीज है, एक साइड तो दीवार है, ठीक है, लेकिन 60 डिग्री का एंगल लाने के लिए कैसे, मतलब कितना टिपिकल काम आप सोच रहे हो कि यार 60 डिग्री का एंगल हम वहां कैसे बनाएंगे, कैसे नापेंगे, वो सब होता है। तो फ्रेंड वहां भी बहुत चैलेंजिंग काम तो है, लेकिन एक थंब रूल है जो प्रैक्टिकली वो लोग करते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको कोई नहीं बताएगा। करते क्या है फ्रेंड, देखिए अगर ये 750 का है मीडिया, तो 750 का आधा कर लीजिए, हो गया 375। कितना हो गया, 375। अगर ये 800 का मीडिया है तो 400 कर लीजिए, आधा कर लिया, जस्ट आधा करके यहां से 375 नाप दीजिए, आया यहां तक, आ गया। क्या करेंगे, टैंक में जो दीवार है, दीवार से 375 निशान लगा के लाइन खींच लेंगे। जैसे यहां से 375 नाप के ये नाप लिया, ये आया 375, और यहां खींच ली लाइन। ठीक है, ये 375 नाप के खींच लिया। अब इस लाइन से ट्यूब डेक मीडिया लगाना शुरू कर दीजिए, यहां से मीडिया ऐसे दीवार पे सटा दीजिए, यहां बेस रखिए और दीवार पे सटा दीजिए, एग्जैक्ट 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। और फिर क्या होगा, फिर जो बाकी का ट्यूब डेक मीडिया है वो इसी में फंस के लगता रहेगा और लास्ट तक सेम एंगल में वो लग जाएगा। ठीक है, तो बहुत ईजी है फ्रेंड। क्या करना है, जितनी हाइट का ट्यूब डेक मीडिया है उसको जस्ट हाफ करके आधी लेंथ यहां नाप लीजिए, निशान मार लीजिए और उस पर लगा दीजिए, हो गया 60 डिग्री का एंगल। ये तो हो गया ट्यूब डेक मीडिया कैसे लगता है। अब फ्रेंड इसका मैं आपको समझाता हूं प्रोसीजर, चलता कैसे है पानी। तो ये तो आप समझ गए कि जो भी यहां से पानी ट्रीट होकर आएगा वो यहां आएगा, यानी यहां आएगा। अब इस पानी को क्या है, इतना नीचे तक रहती है ये आरसीसी वाल, और पानी बिल्कुल नीचे बेस से आता है। ठीक है फ्रेंड, बेस से आता है। तो बेस से क्यों आता है, सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि भाई बेस से क्यों देते हो, हम डायरेक्ट ऊपर से क्यों नहीं डाल सकते। तो ये ट्यूब डेक मीडिया कैसे काम करता है वो सब मैं समझाने की कोशिश करता हूं। फ्रेंड देखिए, जब रा सीवर आता है, रा सीवर, तो रा सीवर में दो प्रॉपर्टी होती हैं। जब एमबीबीआर में जो बायो है, बायो बैक्टीरिया है, वो जब उसको खा लेता है तो जितना डिस्पोज ऑफ होता है, इसमें क्या होता है, खाने के बाद जितना डिस्पोज ऑफ होता है वो तो होता है सिल्ट। क्या होता है, सिल्ट, या उसको आप खाद बोल सकते हो या लाइव बैक्टीरिया। ठीक है, और जो नहीं खा पाता वो होता है थोड़ा सा रा मटेरियल, रा सीवर। अगर मैं आपको हिंदी में समझाऊं तो फ्रेंड ये रा सीवर क्या है, टट्टी है, लैट्रीन है। तो जो लैट्रीन बैक्टीरिया द्वारा खा ली जाती है वो हो जाती है सिल्ट, और जो वहां नहीं खाई जाती है यानी कुछ बच जाती है वो हो जाती है सीवर। तो फ्रेंड दोनों ही केस हो सकते हैं। 100% कोई भी चीज डिस्पोज ऑफ नहीं होती, 100% कोई भी चीज नहीं खाई जा सकती है। उसका क्या रीजन है, क्यों ऐसा होता है, वो मैं बताऊंगा आपको। तो उसका क्या है, अब ये जब नीचे आता है तो सिल्ट जो होती है फ्रेंड ऐसी भारी हो जाती है, जो डिस्पोज ऑफ कर ली जाती है वो क्या है, पानी में नीचे बैठ जाती है। आपने हमेशा देखा होगा लैट्रीन पानी में ऊपर तैर जाती है, लेकिन
वही अगर उसका खाद है, मीन्स जो आप इसमें से निकालते हो, आपने देखा होगा जो लैट्रिन गड्ढे या बड़े बड़े देखोगे उसमें देखा होगा, तो वो जमीन में नीचे बैठ जाता है। जो खा लिया जाता है, यानी जो बायो बैक्टीरिया द्वारा खा लिया जाता है या डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, जो खाद बन जाता है, वो जमीन में पानी में नीचे बैठ जाता है और रॉ सीवर ऊपर आ जाता है। तो होता क्या है, जब यहां से आएगा तो जो खाया हुआ पार्ट है, यानी जो सिल्ट है, यानी जो खाद बन चुका है, वो क्या है, नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, कहां बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा फ्रेंड, ये सब बैठ गया। अब पानी तो इसमें भरेगा ही, सारे में पानी भरेगा, पानी तो रहेगा ही, लेकिन जो खाद नहीं खा पाया है या जो कुछ कच्चा मटेरियल इसमें आ गया है आगे, वो क्या करेगा, तो वो क्या करेगा फ्रेंड, ऊपर जाने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, जो नहीं खाया गया वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो वो ऊपर जब जाएगा, तो जब ये तिरछी रखी हुई है, तो पानी तो फ्रेंड सीधा ही चलेगा, यानी जो सीवर होगा इसमें या जो सिल्ट आएगा, जो ट्रीट होकर आ रहा है, वो इसमें सीधा चलेगा। तो सीधा चलेगा, तो इसमें क्या है, ट्यूब डेक मीडिया की ऐसी प्रॉपर्टी रहती है, प्लास्टिक का मीडिया होता है पीवीसी का, ये उसको अपने आप में चिपका लेगा। ठीक है, इस पे जो है एक चौकोर सा ट्यूब डेक मीडिया में होल टाइप के बन जाते हैं, ट्यूब बन जाती हैं। तो उन ट्यूबों में जब पानी जाएगा, तो जो भी उसमें रॉ सीवर या जो भी जा रहा है, जिसको आप बोलते हो कि भाई स्लरी ऊपर आ रही है, या जो है ऊपर जो है इसके मटेरियल तैर रहा है, स्लज तैर रही है, तो वो चीज इसमें चिपक जाएगी। क्या चिपक जाएगी, इसमें सिल्ट चिपक जाएगी, यानी जो रॉ मटेरियल होगा, जो नहीं खाया हुआ है, वो ऊपर जाएगा, वो इसमें चिपक जाएगा और आपका ऊपर पानी बिल्कुल साफ आ जाएगा। तो इसमें क्या है, ऊपर स्लरी नहीं आएगी या स्लज ऊपर नहीं तैरेगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब पानी साफ आएगा तो पानी फ्रेंड ऊपर लेवल तक आता है। अब देखिए, इसमें साइड में एक ड्रेन सिस्टम बना रहता है इस तरीके का। कहां बना रहता है ये ड्रेन सिस्टम, यहां, और ये ऊपर से कुछ नीचे होता है, यहां ड्रेन सिस्टम बना रहता है ऐसे, इस साइड में, सॉरी, इस साइड में ड्रेन सिस्टम बना रहता है, जिस साइड में इन है इसमें आउट है, तो यहां ड्रेन सिस्टम बना रहता है ये वाला। इस ड्रेन सिस्टम में यहां थोड़ा गैप दे करके चैनल लगे होते हैं और उस पे एक थिन, मान के चलिए प्लास्टिक की थिन फिल्म लगा दी जाती है, या प्लास्टिक की आप एक्रेलिक सीट लगा दी जाती है, प्लास्टिक सीट लगा दी जाती है। ठीक है, वो क्यों लगा दी जाती है, तो पानी तो जो ये है इससे ऊपर जाने की कोशिश करेगा जो यहां है। तो होता क्या है, जब हम इसको और पानी जाएगा तो फ्रेंड पानी तो यहां से नीचे से जाएगा, क्योंकि ये तो फिल्म है। अब मान लो इसमें कुछ स्लज ऊपर निकल भी जाती है इस ट्यूब डेक मीडिया से, जो ऊपर जाके तैरती है, तो वो क्या है, यहां तैरेगी ऊपर, और वो यहां अटक जाएगी, यहां से डायरेक्ट नहीं जाएगी। लेकिन इसके नीचे तो पानी रहेगा, जो साफ पानी सेटल रहेगा, सेटल हो जाएगा, पानी स्थिर हो जाएगा, तो वो साफ पानी यहां से अंदर जाके यहां आएगा। ठीक है, सारे में अंदर आएगा और यहां से सीसीटी टैंक को चला जाएगा, क्लोरीन कॉन्टैक्ट टैंक आगे चला जाएगा, जिसको हम ट्रीट करके, टर्शियरी ट्रीट करके उसको आगे फर्दर कर देंगे। तो आप इसकी बात समझ गए, ट्यूब डेक मीडिया कैसे काम करता है और कैसे ये एंगल पे लगाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं फ्रेंड, पहला क्वेश्चन देखिए, हम करते क्या है, जब यहां जो ये स्लज आती है, ये इस स्लज की मैं बात बताता हूं, ये क्यों जमा हो जाती है। पहला क्वेश्चन ये है कि स्लरी आती क्यों है। तो स्लरी आती इसलिए है कि यदि इसमें जो रॉ मटेरियल भेजा या रॉ सीवेज भेजा है, अगर वो पूरी तरह से डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ, तो वो आगे जाएगा, और आगे जाएगा तो जो सिल्ट ऑफ है वो तो नीचे बैठ जाएगी, और जो बचेगी वो ऊपर जाएगी। पहली कंडीशन इस कारण से आती है, पहला कंडीशन। ठीक है, दूसरा कंडीशन तब आती है जब ये पूरा सिल्ट ऑफ से मट्टी से भर गया। ठीक है, ये सिल्ट ऑफ हो गया पूरा, ये खाली नहीं हुआ कभी। ठीक है, तो यहां से जो पानी आएगा ये प्रेशर से ऊपर की तरफ बढ़ता रहेगा, और ऊपर बढ़ने के बाद जितनी भी सिल्ट ये जमा हो जाएंगी, अगर हम इसको साफ नहीं करते हैं तो ये भारी हो जाएंगी। ये भारी हो जाएंगी, ये क्या करेंगी, इसको तोड़ देंगी, ट्यूब डेक मीडिया को तोड़ देंगी, या इनके लिंक खुल जाएंगे, ये पानी में तैरने लगेगा। ठीक है, ट्यूब डेक मीडिया किससे टूटता है, इसी सिल्ट से टूटता है, यदि हम इसको समय समय पर खाली नहीं करते हैं तो। ठीक है, दूसरी चीज, तीसरी चीज, अगर हम इसको खाली नहीं करते हैं तो सारी स्लज ऊपर जाके यहां तैरने लगेगी, क्योंकि यहां तो जगह ही नहीं बची नीचे निकालने के लिए, उसको जमने के लिए। भाई स्लज तो यहां से भारी होकर यहां जमती है, लेकिन अब स्लज यहीं आ रही है, पानी भी आ रहा है प्रेशर से, तो ये उठ के ऊपर चली जाती है, ट्यूब डेक मीडिया को तोड़ देती है और ऊपर जाके स्लरी आने लगती है। ठीक है, तो दो कंडीशन में स्लज ऊपर आती है। एक तो अगर यहां प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगा तो भी स्लज ऊपर आएगी, दूसरा ये कंडीशन अगर फुल होगी तो भी स्लज ऊपर आएगी। ठीक है, अब स्लज को दूर करने के दो तरीके। सबसे पहली बात, जो ट्यूब सेटलर टैंक है, इसको ट्यूब सेटलर टैंक को अगर आपका जितने कैपेसिटी का एसटीपी है यार प्रॉपर चल रहा है, मतलब उतना स्लज आ रहा है, अगर आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग में हैं तो आप उसको वीक में सैटरडे फिक्स कर लीजिए। ठीक है,
सैटरडे प्लस संडे, तो वीक में एक बार यानी वीकली मान लीजिए, वीकली जो है आप इसको ड्रेन जरूर कीजिए। ड्रेन करने का मतलब बाहर नहीं करना है, इसको पंप को चला करके सारा का सारा इसका जितना भी है स्लज होल्डिंग टैंक में ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, स्लज होल्डिंग टैंक में ट्रांसफर कर दिया। अब जब आप स्लज होल्डिंग टैंक में ट्रांसफर कर दोगे तो ऊपर से इसको पानी मार करके क्लीन कर दीजिए। पानी मारने के भी दो तरीके हैं फ्रेंड, एक तो इसके लिए प्रेशर जेट आता है। ठीक है, प्रेशर जेट से हल्का प्रेशर रहता है, इतना हैवी भी नहीं रहता है, लेकिन उससे जेट से जब प्रेशर मारेंगे तो इसमें जो स्लज जमा है वो सब नीचे गिर जाएगी और पानी इकट्ठा होगा, उसको भी स्लज होल्डिंग टैंक में शिफ्ट कर दीजिए। ये सारी स्लज भी ये सब खाली हो जाएगा, साफ हो जाएगा। पहली चीज, अगर आप इसको वीकली खाली नहीं करते हैं तो सिल्ट क्या है, यहां बहुत अच्छे तरीके से जम जाती है, मिट्टी की तरह जम जाती है। यानी वो जब आप कभी खाली होगा तो वो खुरचने से भी नहीं छूटती, सीमेंट जैसी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन हमें उत्पन्न नहीं होने देनी है। हम अगर इसको वीकली साफ करते रहेंगे तो ये सिल्ट यहां सीमेंट की तरह नहीं जमेगी और ये खाली होता रहेगा, ये भी चौक नहीं होगा, जिससे हमारे पंप भी स्लज को उठा के आगे फर्दर भेजते रहेंगे। तो क्या करना है, वीकली इसको खाली करना है। वीकली खाली करने के बाद ऊपर से पानी मारना है, या तो प्रेशर जेट से मार दीजिए अगर तुम्हारे पास है तो, और अगर नहीं है आपके पास तो आप पाइप लगा करके और एसटीपी का ही पानी इसमें जो ट्रीटेड है उससे साफ करके इसको अच्छे से धो दीजिए। पानी हल्का नहीं मारना है, काफी मात्रा में मारना है, अच्छी तरीके से, जो ये साफ हो जाए, लेकिन ये टूटे ना, इतना प्रेशर रखना है। और जब उसमें पानी लगे कि आपका इसमें काफी ज्यादा मात्रा में पानी भर गया है, फिर इसको ड्रेन कर लीजिए। ऐसा 2-1 बार कर दीजिए, साफ हो जाएगा। यानी वीकली इसको साफ करना है, तो आपका जब नेक्स्ट टाइम ये चलेगा तो स्लज जमा नहीं होगी। ठीक है, तो क्या करना है, वीकली साफ करना है, ड्रेन करना है। और अगर ये कम चल रहा है, मान लीजिए ऐसा है कि आपका 50% पानी ही एसटीपी में आ रहा है और कैपेसिटी ज्यादा है उसकी, तो आप उसको 15 दिन में भी कर सकते हैं। ठीक है, 15 डेज में कर सकते हैं, लेकिन 15 डेज से ज्यादा मत जाइएगा। अगर आप महीना भर इसको छोड़ देंगे तो जो भी सिल्ट आएगी वो यहां सिल्ट जमती चली जाएगी और ये आपको फिर पूरा खाली करके खत्म करना पड़ेगा। पूरा खाली करने का मतलब क्या है, ये ट्यूब डेक मीडिया अगर आपने खोल के बाहर निकालने की बात सोची तो ये टूट जाएगा, ये बिखर जाएगा, ये बाहर हो जाएगा और फिर यहां नया ही लगाना पड़ेगा। जब आप सोचेंगे नया ट्यूब डेक मीडिया लगाना है, तब आप इसको पूरी तरह से साफ कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा है तो। ठीक है, तो आपके क्या कंडीशन है, इसको वीकली साफ कीजिए, आपकी स्लज जमा नहीं आएगी, स्लज यहां तैरने नहीं आएगी, पहली बात। ठीक है, दूसरा तरीका, ये दो तरीके से स्लज आती है। एक तो जो ये भरा हुआ होगा तब आएगी, और दूसरा तब आएगी जब यहां प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगा। अब मैं एमबीबीआर पे आता हूं। एमबीबीआर में फ्रेंड क्या होता है, 4 से 5 घंटे का प्रोसेस होता है। कितने से, 4 से 5 घंटे का, 4 से 5 घंटे का प्रोसेस होता है। तो यानी जब पानी यहां आएगा, मान लीजिए ये बिल्कुल खाली है, खाली होने के बाद हमने कलेक्शन टैंक से जो सीवर ट्रांसफर पंप है वो चलाया, स्लज ट्रांसफर पंप नहीं, सीवर ट्रांसफर पंप चलाया, यानी कलेक्शन टैंक से जो इसमें भरना शुरू किया। तो अगर हम अब भरना शुरू करते हैं एक पंप चला करके, और तो उसमें क्या है, इसमें भी पानी गिरेगा और इसमें भी पानी गिरेगा, पंप चला करके, तो ये 4 घंटे में भरेगा, कम से कम 4 घंटे में भरेगा फ्रेंड। ठीक है, पंप चला के भरेंगे तो इसकी कैपेसिटी इतनी रहती है कि 4 घंटे में ये भरेगा। तो ये 2 हैं, एक ये है, यानी पहले पानी इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, ये भरेगा, फिर ये भरेगा, फिर आगे निकलेगा। तो यहां से पानी भर के यहां निकलने में 4 घंटे कम से कम लगते हैं। मींस क्या हुआ इसका, कि जब भी पानी आता है तो पानी को, जब सीवर आता है तो सीवर को डिस्पोज ऑफ होने में या बायोबैक्टीरिया द्वारा खाए जाने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो हम करते क्या हैं कि जो इसके कलेक्शन के पंप लगे रहते हैं फ्रेंड, कलेक्शन के पंप एक की बजाय 2 चला देते हैं। कलेक्शन पंप जो होते हैं, यानी कलेक्शन से जो सीवर वाटर लेकर के और इसमें डालते हैं, एमबीबीआर में ट्रांसफर करते हैं, तो वो 2 पंप लगे रहते हैं या 3 पंप लगे रहते हैं, तो वो स्टैंड बाई होते हैं फ्रेंड। हम क्या करते हैं कि हम जल्दबाजी में 2 पंप चला देते हैं और इसको यहां से पानी यहां निकलने में 4 घंटे से कम का समय लगता है। ठीक है, हम एक्स्ट्रा पंप चला लेते हैं। तो हमें एक्स्ट्रा पंप नहीं चलाना है कभी भी, हम पंप कम से कम चलाएं, मींस एक पंप चलाएं और दोनों में खोलें। यदि इसकी कैपेसिटी, मान लीजिए आपके पंप जो है, पंप पर कैपेसिटी लिखी रहती है, पंप पर कैपेसिटी है कि 15 KL पर आवर देगा। ठीक है, 15,000 लीटर पर आवर देगा। तो फ्रेंड आप ये मान के चलिए कि ये दोनों टैंक जो होंगे 15 चौका 60 मीटर क्यूब के होंगे। कितना, 60 मीटर क्यूब, यानी इसमें जो है 60,000 लीटर पानी कम से कम आएगा जो सीवर है। यानी यहां से जब बनना शुरू कर 60,000 इसका, 60,000 इसका, ऐसे बने हुए होते हैं।
तो हम पंप जब चलाते हैं तो कम से कम उसे मिनिमम 4 घंटे, नहीं तो 5 से ऊपर ही 6-7 घंटे उसको मिलने चाहिए, जिससे वो प्रॉपर यहाँ डिस्पोज ऑफ हो जाए और आगे चला जाए। अच्छा, अगली चीज, इसमें जो MLSS है वो MLSS 40% कम से कम होनी चाहिए। जब आपकी 30 से 40% होगी तो फ्रेंड उसको कितने लगेंगे, 4 से 5 घंटे। ठीक है, अब मान लीजिए ये 20% है तो इसको तो भाई फिर 6 से 8 घंटे लगेंगे ना। अब मान लीजिए 10% है इसमें, तो फिर तो ये 8 घंटे से भी ज्यादा लेगा ट्रीट करने में। तो ये चीज का ध्यान रखिए कि MLSS कितनी चल रही है। अगर आपकी 40% MLSS है इसमें, 30 to 40%, तो ये 4 से 5 घंटे लेगा। और MLSS अगर 20% है तो 6 से 8 घंटे लेगा। तो हमें जो ये पंप चलाना है उसी हिसाब से चलाना है। फ्रेंड, पंप क्या होता है, मान लीजिए यहां से हमने एक पंप चलाया तो ये 15 kL पर आवर का था और ये जो है हमारा 60,000 लीटर की कैपेसिटी है। तो 15 चौका 60, यहां से आने में यहाँ 4 घंटे लगेंगे। तो इनिशियली तो MLSS इसमें होगी नहीं, तो हम उसको भर के 7-8 घंटे छोड़ेंगे और इसमें जो खाद, यूरिया और गोबर ये सब चीज डालते हैं वो डालेंगे। मतलब समझ गए। तो अब होता क्या है कि हमने ये पंप जो है कभी भी एक्स्ट्रा नहीं चलाने हैं। अगर आप एक्स्ट्रा पंप चलाओगे यानी इस हिसाब से टाइम कम दोगे तो यहां स्लज तैरेगी क्योंकि यहां से जो मटेरियल है वो डिस्पोज ऑफ नहीं होगा और कच्चा जाएगा ऊपर जाके तैरेगा। सीधी सी बात। आप MLSS चेक कीजिए, 20% है तो उसको 6 से 8 घंटे लगने चाहिए। यानी आपका 15, ये कैपेसिटी का तो 4 घंटे के हिसाब से बनाया जाता है, तो ये 60 का है तो आप जो एक पंप चला रहे हो वो दोनों में आधा चला दो। ठीक है, एक पंप चलाओ तो मान लो 15 kL का पानी इसमें आएगा तो 7.5 इसमें आएगा, 7.5 इसमें आएगा, आधा आएगा। यानी अब क्या है, जो 4 घंटे लगते हैं इसको 8 घंटे लगेंगे। ठीक है, और अगर और कम है तो इसको और थोड़ा वाल्व होल्ड करके और कम चला दीजिए। ठीक है, तो नॉर्मली स्लज क्या होती है, जो ये रहती है सिल्ट रहती है यानी जो MLSS रहती है, ये रेजिडेंशियल में ही 40% मिल जाती है, बाकी कहीं और मिलती नहीं है। कॉमर्शियल बिल्डिंग में ये 40% जल्दी नहीं हो पाती। तो आपको हमेशा एक ही पंप चलाना है और दोनों में आधा आधा करके बांटना है, तब आप अगर प्रॉपर चलाएंगे तो ये मेंटेन रहेगी। अब बात आती है कि मेरे को किसी ने पूछा था कि MLSS मेरे यहां कम है, इसको बढ़ाएं कैसे। तो फ्रेंड देखिए, जब यहां से खाने के बाद ये जो इकट्ठा हो रहा है ये सब, ये लाइव मीडिया है, मींस डिस्पोज ऑफ करने के बाद सिल्ट इसमें नीचे है लेकिन ये मीडिया है फ्रेंड, जो बैक्टीरिया है लाइव है, ये जीता हुआ है, ये आगे आ जाता है। तो इसको क्या करें, इसका बाईपास सिस्टम ऐसे बना होता है, ये 2 पंप और यहां से बाईपास सिस्टम बना होता है इसी के लिए। तो इसका एक पंप चला करके इसको आप स्लज होल्डिंग टैंक का वाल्व बंद कर दीजिए और इसको इसमें चलाते रहिए। ठीक है, अगर आपकी 20% है तो आप इस बाईपास को कभी बंद मत कीजिए, जब ड्रेन करना हो तभी बंद करें, नहीं इस बाईपास को इसमें चलने दें जब तक आपकी 40% MLSS नहीं हो जाती है। जब आपको लगता है कि 40% से ज्यादा जा रही है तो इस पंप को बंद कर दें और यहां से ये जो है वीकली डिस्पोज ऑफ करके, यानी यहां से सिल्ट को इसको उठा के स्लज टैंक में डालें, इसको खाली करें हर वीक में, लेकिन बाईपास बंद कर दें। जब आप बाईपास बंद कर देंगे और इसको खाली कर देंगे हर वीकली, तो ये MLSS आपकी डाउन होती चली जाएगी। या MLSS और ज्यादा बढ़ रही है फिर भी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप बाईपास नहीं कर रहे हो तब भी, तो इसका मतलब क्या है कि जो पंप है ये आप कम चला रहे हो। तो इस पंप को एक न चला करके दूसरा पंप बढ़ा दीजिए, आपके MLSS डाउन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन उतना ही पंप बढ़ाना है जितने में यहां स्लज ना आए। अगर MLSS आपकी पूरी रहेगी तो यहां स्लज नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड, ये एक दूसरे से सारा कुछ लिंक रहता है। हम लापरवाही छोटी सी ही करते हैं कि हम जो है, जो कलेक्शन टैंक से पानी उठा करके उसमें डालना होता है MBBR में, वो हम पंप ज़्यादा चला देते हैं। ऑपरेटर क्या करता है कि नाइट में सोना है तो चलो जल्दी ट्रीट कर दो, या पानी ज़्यादा हो रहा है जल्दी ट्रीट कर दो। फ्रेंड ऐसा नहीं करना है, आप प्लांट को होल्ड कर दीजिए, यानी इसको 2 घंटे 3 घंटे मत चलाइए। अगर पानी आपके पास कम आ रहा है तो कलेक्शन टैंक को 40% से ऊपर भर के रखिए। अच्छा, और एक चीज़ बताता हूँ, कभी भी MBBR को स्टैंड बाई मत कीजिए। मींस अगर मान लो पानी कम आ रहा है तो आप सोच रहे हो आपने 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे या 8 घंटे रेगुलर चला करके ट्रीट कर लिया, उसके बाद 2 दिन चलाया ही नहीं, तो 2 दिन नहीं चलाया फ्रेंड, ये जो मीडिया है इसमें जो भोजन है, भोजन खा करके, यानी जो इसमें सीवर गया उसको खा करके बैठ जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि उसको तो अगला नहीं मिला। तो फ्रेंड इसको 4 से 5 घंटे प्रोसेस होने में लगते हैं, तो आप इसको थोड़ा थोड़ा देते रहिए जिससे मरे ना। तो ऐसा भी नहीं करना है कि 6 घंटे 8 घंटे प्लांट बंद कर देना, बिल्कुल नहीं।
ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे प्लांट बंद कर सकते हैं एमबीबीआर के लिए इसमें, लेकिन उसके बाद इसको दे देंगे। भले ही हम 4 घंटे प्लांट ना चलाएं, 2 घंटे ही चलाएं, बाद में फिर बंद कर दें, लेकिन 2 घंटे से 2 घंटे के इंटरवल पे अगर पानी कम आ रहा है तो फ्रेंड ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये बहुत ही लाभदायक हैं। किसके लिए? एसटीपी ऑपरेटर के लिए और सुपरवाइजर के लिए। तो एसटीपी ऑपरेटर और सुपरवाइजर यही गलती करते हैं कि या तो इसको बिल्कुल स्टैंड बाई छोड़ देंगे या इस पंप को ज़्यादा चला देंगे, इसको पानी ज़्यादा दे देंगे, उसी के कारण यहाँ सिलज आ जाती है और ये साफ नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है भाई ये तो लैट्रिन है, यहाँ नहीं जाना है। अरे नौकरी कर रहे हो उसमें, तो उसमें सोचने की क्या जरूरत है कि भाई आपको वहाँ जाना है कि नहीं जाना है। आप इंजीनियर हो, आपको जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो आप इसको वीकली खाली करिए और अगर आपकी एमएलएसएस कम जाती है तो आपको इसको बाईपास चला करके इसको चलते रहिए। एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, अगर आप एमएलएसएस आपकी पूरी भी है, मान लो 30 to 40 चल रही है, तो फ्रेंड एक काम जरूर कीजिए, 30 से कम चल रही है या नियर अबाउट 30 चल रही है, तो अगर आप इसको बाईपास रेगुलर नहीं भी चला रहे हैं, मींस आपकी एमएलएसएस ठीक चल रही है, फिर भी जब भी आप इसको प्लांट को, मान लीजिए अभी क्या एमबीबीआर रेगुलर नहीं चल रहा, पानी आपके पास, पानी आपको ट्रीट करना है अब, तो पानी ट्रीट करने से पहले आधा घंटा 1 घंटा इस बाईपास को खोल करके इसमें चला लीजिए। 1 घंटा कम से कम पहले चला लीजिए और फिर इस बाईपास को बंद कर दीजिए और आप इसका पानी चला लीजिए। इसको बंद कर दो। ऐसा नहीं है दोनों ही चलाने, दोनों नहीं चलाने फ्रेंड, उसको भी लाके इसमें चलाओ, इसमें चलाओ, नहीं। जिस समय ये ट्रीट हो उस समय बाईपास वाल्व बंद कर दो, ठीक है, बाईपास वाल्व बंद कर दो, इसको ट्रीट होने दो। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। अगर हम दोनों चलाएंगे तो पानी की मात्रा है ज़्यादा बढ़ जाएगी पानी की मात्रा। तो इसमें क्या है, जो पानी 4 घंटे से यहाँ से निकलना चाहिए वो 2 घंटे में निकलने लगेगा, तो उसके साथ साथ रासीवर भी चलेगा। तो बाईपास वाल्व भी तब बंद रखना है जब हमें ये पंप चलाने हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी 5-7 बातें अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा एसटीपी आराम से चलता रहेगा। फ्रेंड, आपकी सारी क्वेरी क्लियर हो गई होंगी। आशा करता हूं कि एमएलएसएस अगर कम है तो कैसे बढ़ाएं, बाईपास से ज़्यादा है तो कैसे निकालें, वो भी आपकी क्लियर हो गई होगी। यहाँ सिलज क्यों तैरती है वो भी क्लियर हो गई होगी। इसको कब साफ करना है वो भी क्लियर हो गई होगी। तो फ्रेंड, जो भी इसमें मेन क्वेरी ट्यूब सेटलर में जो भी प्रॉब्लम आती है मैंने सारी आपको क्लियर की हैं। फिर भी आपको लगता है कि कुछ बचा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो मेरा रिप्लाई आपको 100% करूंगा। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।